वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। आज आप लोग का फंड आईटी एंड बिजनेस एप्लीकेशन जो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका एग्जाम में ये आईटी से टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, ये आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा। इस पे एग्जाम होगा इस पेपर से। इसमें आपका 50 मार्क्स जो है, 50 मार्क्स आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। ये आपको एग्जाम सेंटर में जाकर रिटर्न एग्जाम होगा 50 मार्क्स का। एंड रिमेनिंग 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, वाइवा एंड अटेंडेंस के बेसिस पे मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल होगा, इसमें इसमें आपका वाइवा भी होगा एंड रिमेनिंग अटेंडेंस। ये तीन चीज मिला के आपको टोटल 50 मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अपने को मेहनत करना है। सबसे पहले ये 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल, इस पे हम लोग अभी पूरा अपना पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो चैप्टर इसमें आता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स का एबीसीडी इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, इन डिटेल इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपना इसमें कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर एक मेमोरी लगा हुआ है। इस मेमोरी के अंदर ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब हम लोग इसको जो इनपुट देंगे, हम लोग का ये इनपुट को कलेक्ट करेगा, उसको अपने इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करके सोचेगा, उसके बारे में लॉजिकली सोचेगा या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उस कैलकुलेशंस को करेगा, फिर हम लोग को एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि उसके स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, जो कि उसकी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। इट एक्सेप्ट्स डेटा इनपुट, ये हम लोग का इनपुट लेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड प्रोड्यूसेस इन्फॉर्मेशन, जो आउटपुट के रूप में हम लोग के सामने आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपका एक दो कीवर्ड आप लोग को आंसर लिखने में जो आपको हेल्प करेगा, उसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि कंप्यूटर के जो फादर जिसको बोलते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, उनका नाम क्या है। ठीक है, उनका नाम है आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज यहाँ पे आपका होगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और इन्होंने किस ईयर में कंप्यूटर को इन्वेंट किया था? 1837। इसको आप कभी भी स्टार्टिंग में एज अ एक लाइन, स्टार्टिंग इंट्रो लाइन, इसको ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर्स का लेंथ है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ ली कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जान लिए कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर्स है, उन्होंने 1837 में कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट फर्दर हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है, इसके क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स या पार्ट जो भी आप चाहे बोल लें, ये मेजरली तीन पार्ट को बोलेंगे। तीन चीज से ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला अपना आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है सर? हार्डवेयर मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल हार्डवेयर। जैसे ये आपका सीपीयू कैबिनेट, ये डिस्प्ले, ये कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सब क्या हो गया सर? ये सब हार्डवेयर का पार्ट हो गया। इसको हम लोग इजिली टच कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। तो सर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या है ना, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक समझ लीजिए उसके अंदर एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क या कुछ प्रोग्राम को रन करने के लिए या कुछ काम को करने के लिए उसको बनाया गया है। उसको हम लोग ना छू सकते हैं, ना उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग खाली फील कर सकते हैं, उसको हम लोग खाली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है सर? जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ मेन कंपोनेंट्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ मेन कंपोनेंट्स है, उसके हम लोग जान लेते हैं क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला अपना आता है इनपुट यूनिट। ठीक है, जहां से हम लोग कंप्यूटर को अपना इनपुट देते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर अपना आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इससे हम लोग क्या देते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जाता है। सेकेंड क्या ऐसा कंपोनेंट? सीपीयू। तो सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे इंसान का ब्रेन और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जीने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के लिए उसका सीपीयू जो उसका ब्रेन की तरह काम करता है, और उसका मदरबोर्ड जो उसका हार्ट की तरह काम करता है, ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, सीपीयू का भी तीन पार्ट है, सीपीयू भी तीन पार्ट में डिवाइड है, एएलयू, सीयू एंड एमयू। इसका सर फुल फॉर्म क्या है सर? एएलयू क्या होता है? एएलयू का मतलब होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है या जो भी लॉजिकल कुछ अगर सोचना होता है कंप्यूटर को, तो ये एएलयू उसमें हेल्प करता है। तो सीयू क्या हो गया सर? सीयू को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू डिसाइड करेगा कि ये जो इनपुट मिला है या ये जो आउटपुट मिला है, अब इससे अपने को जनरेट क्या करना है, इससे हम लोग को क्या करके देना है, कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, ये हेल्प करता है सीयू। जैसे हार्ट हम लोग का डिसाइड करता है कि बॉडी के किस किस पार्ट में हम लोग का ब्लड पंप होना चाहिए, वैसे सीयू डिसाइड करेगा कि कहाँ पे क्या काम होना चाहिए, क्या फंक्शन को रन करना चाहिए। ये सारा सीयू
डिसाइड करेगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है मेमोरी यूनिट, जो कि आपका टेम्पररी फाइल्स, जो आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसके कुछ टेम्पररी फाइल्स को अपना मेमोरी में सेव करके रखता है, ताकि आपको आउटपुट दिखता रहे, ताकि वो इनपुट उसके पास पता रहे कि क्या इनपुट मेरे को मिला था। क्योंकि यदि फाइल्स नहीं रहेगा तो उसको पता ही नहीं होगा कंप्यूटर को क्या इनपुट मिला था या क्या आउटपुट मैंने दिया। ठीक है, इसलिए उसको कुछ देर के लिए टेम्परली अपनी मेमोरी में उसको सीपीयू सेव कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड है वो है आपका आउटपुट यूनिट, जहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग ने जो इनपुट दिया उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, उससे क्या आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग ये आउटपुट कहाँ देखेंगे? ऑब्वियस बात, हम आउटपुट ये स्क्रीन पे देखेंगे, डिस्प्ले में देखेंगे, जिसके हमको क्या चाहिए? मॉनिटर। सेकंड, प्रिंटर, जैसे कि हम लोग प्रिंट कर सके अपने पेजेस को, अपना आउटपुट को प्रिंट आउट कर निकाल के देख सकें कि हम लोग का क्या आउटपुट आ रहा है। स्पीकर, जिसमें हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं कि क्या हम लोग का ऑडियो जनरेट होकर आया है आउटपुट के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट यूनिट्स। एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे हम लोग के सारे फाइल्स, वीडियोस, फोटोज एंड जो भी प्रोग्राम है उसके फाइल्स, ये सारे हम लोग को स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली बहुत, मतलब इनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। ये 1 TB 2 TB से लेके 200 TB तक हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं, इसकी भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है ये ब्लॉक डायग्राम, इसको आप लोग देख सकते हो, इसको आप एग्जाम में भी बनाएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा कि कैसे इनपुट मिलता है, फिर कैसे सीपीयू उसको ALU, CU एंड MU ये 3 पार्ट में सोचेगा और फिर उसको आउटपुट जनरेट करके देगा। एंड इसमें यदि कुछ फाइल्स हमको यदि सेव करना है तो हम लोग उसको अपने स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करके रख सकते हैं। ये आप डायग्राम चाहे तो एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, तो हार्डवेयर का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको ऑलरेडी ये सब लोग ऊपर में बात कर चुके हैं, ये क्या होता है। अच्छा, एक इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया था। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होता है? देखिए, हार्डवेयर का कुछ पार्ट्स तो हम लोग को इजीली विजिबल है, जो हम लोग बाहर में देख रहे हैं, हम लोग के सामने सीपीयू कैबिनेट रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, एंड जो भी पार्ट हम लोग को सामने विजिबल है वो तो दिख गया। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स क्या है ना, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं, जो हम लोग को कंप्यूटर को खोलने के बाद ही दिख सकता है कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो सबसे पहला आता है मदरबोर्ड, जिसको मैंने बोला था हर्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको मैंने क्या बोला था? हर्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड का क्या काम है ना, मदरबोर्ड जितने भी और अदर हार्डवेयर है उन सबको एक साथ कनेक्ट करता है, उन सबको जोड़ने का काम क्या करता है? मदरबोर्ड करता है, मदरबोर्ड करता है। एज अ टीम लीडर मदरबोर्ड सबको एक साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या? सीपीयू, सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर लगे रहते हैं और ये इंटरनल यूनिट के अंदर आता है। थर्ड इज रैम और रोम। अच्छा, रैम और रोम के बारे में लोग अभी जान लेते हैं क्या होता है। रैम और रोम में बेसिकली क्या डिफरेंस है? रैम आपका कोई भी फाइल्स को या फिर कोई भी डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, ये और रोम क्या है ना, रोम आपका कोई भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, भले कुछ प्रोग्राम फाइल्स हो, भले आपका कुछ प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन हो, बायोस इन्फॉर्मेशन हो, या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल्स हो, उसको ये परमानेंटली स्टोर करता है, परमानेंटली। एंड इसको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको इजीली एक्सेस करना इम्पॉसिबल नहीं है, इसको सिर्फ कोई कंपनीज या कोई जो हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर है वही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है। एंड रैम क्या है? रैम टेम्पररीली कोई फाइल्स को स्टोर करता है, आपका सिस्टम बंद, वो फाइल्स डिलीट हो जाता है, इसके पास कुछ भी सेव नहीं रहता है। और ये दोनों ही साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये मैक्सिमम 1 GB 2 GB टू मैक्सिमम 32 GB 64 GB, बस इससे ज्यादा इसका जरूरत नहीं है। रोम तो बहुत ही छोटा होता है, रैम फिर भी 64 GB तक जाता है, रोम मैक्सिमम 2 to 4 GB का इसका साइज होता है रोम का। ठीक है, तो इसके बारे में लोग जान लिए कि इंटरनल कंपोनेंट्स में रैम और रोम क्या होता है। कूलिंग फैन, कूलिंग फैन का काम होता है हम लोग सिस्टम को ठंडा रखने का। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन के बारे में कि सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, ये फिजिकली टचेबल नहीं है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं, मेन क्या दो पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के जो काम होते हैं ना, कि मान लीजिए आपका कौन सा लैंग्वेज आपका सिस्टम में दिखेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, कौन से प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस क्या क्या कनेक्टेड है मेरे सिस्टम के साथ, ये सबको काम कैसे करवाना है, उस माउस का या उस कीबोर्ड का, उस प्रिंटर का, स्कैनर का क्या ड्राइवर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सिस्टम में प्री इंस्टॉल लाएगा ताकि आपके जो भी आप डिवाइसेस के साथ अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं वो सारा प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, इसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर एडोबी फोटोशॉप अगर है, उसका काम सिर्फ एडिटिंग है। ठीक है, इसका काम सिर्फ फोटो एडिटिंग है। अगर प्रीमियर प्रो है तो इसका काम सिर्फ वीडियो एडिटिंग है।
ठीक है, इसका काम सिर्फ वीडियो एडिटिंग रहेगा। अगर MS वर्ड है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स एडिट करेगा। एक्सेल का काम कैलकुलेशंस का है। क्रोम का काम आपका इंटरनेट सर्फिंग का है, एंड फोटोशॉप का एडिटिंग का। तो स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, और उसका स्पेसिफिक टास्क ही रहता है, उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग ऊपर जान चुके हैं, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है आप लोग के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज आप उठा के यहाँ से पॉइंट्स कुछ कुछ आप इसको एडवांटेजेस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस मोस्टली सेम होता है। आप सेम पॉइंट्स दोनों पार्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड। एक जो 100 आदमी जो काम करेगा एक दिन में, कंप्यूटर उसको कुछ सेकंड्स में कर सकता है। या जो 100 आदमी 10 साल या 20 साल में जो काम करके देगा ना, वो कंप्यूटर कुछ ही मिली सेकेंड्स में काम को कंप्लीट करके दे सकता है। ठीक है, इसलिए स्पीड कंप्यूटर का मेन लाने का रीजन ही था कि स्पीड। सेकेंड, एक्यूरेसी। अगर आपने कंप्यूटर को सही इनपुट दिया, उसके पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो सही है, और आपका इनपुट सही है, तो 110% चांस है कि आपका आउटपुट करेक्ट ही आएगा। गलत होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा है, एक मशीन है, ये गलती कर ही नहीं सकता अगर आपका इनपुट सही है तो। नेक्स्ट आपका आता है डायलिगेंस। डायलिगेंस का मतलब सर क्या होता है? डायलिगेंस मतलब होता है सर कि कंप्यूटर इंसान की तरह ये नहीं बोलेगा सर आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है तो आज हम पढ़ेंगे नहीं। ये ऐसा कुछ बहानाबाजी नहीं करेगा। ये कभी सेम काम को कर करके बोर नहीं होगा। जैसे आप लोग बोर हो जाते हैं पढ़ के कि और कितना पढ़े कितना पढ़े, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, खेल लेते हैं, थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं। कंप्यूटर कभी नहीं बोलेगा मेरे को इंस्टा स्क्रॉल करना है या मेरे को रिपीटेटिव काम नहीं करना है। इसको बोलते हैं डायलिगेंस। ठीक है, थर्ड क्या होगा आपका? वर्सटैलिटी। ये कंप्यूटर का जो कंप्यूटर जो है ना, ये बहुत सारे फील्ड में काम आता है। भले वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह कंप्यूटर का नीड मस्ट है। ठीक है, आपका फिफ्थ पॉइंट आता है आपका मेमोरी एंड स्टोरेज। मान लीजिए एक इंसान का दिमाग कितना कुछ स्टोर करके रख सकता है, शायद 10 बातें 20 बातें। कुछ बातें भूल जाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बातें जो हम लोग बहुत बार किए हैं हम लोग को याद रहेगा। बट इंसान का दिमाग कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही याद रख सकता है। बट कंप्यूटर का जितना बड़ा स्टोरेज लगाएंगे उसके अंदर, उतने सारे फाइल्स, उतने सारे डेटा, उतने सारे इंफॉर्मेशन को परमानेंट टाइम के लिए स्टोर करके रख सकता है, अनटिल अनलेस आप उसको डिलीट ना करते। जब तक उस इंफॉर्मेशन को डिलीट ना करते तब तक वो सिस्टम में स्टोर रहेगा, तब तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, वही कि ये कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमेशन। इंसान को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते कि कोई मैसेज आए ऑटोमेटिक को रिप्लाई करते हैं, वो रुकेगा, सोचेगा, टाइम लेगा। बट आप कंप्यूटर का कोई रिपीटेटिव टास्क है, उसके लिए आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अगर कोई चैटबॉट में मैं मैसेज करेगा हाई, तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाना चाहिए कि मेरा ये कोर्सेस है, आपको क्या असिस्टेंस चाहिए आप बताइए। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंप्यूटर के बाद कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ये कभी नहीं बोलेगा कि तुम मेरे को इतना काम क्यों दिया, उसको इतना काम क्यों दिया। ये कभी ये नहीं सोचेगा कि आप मेरे को क्यों इतना काम करवा रहे हो मेरे से। इसके पास खुद का कुछ सोचने का शक्ति नहीं है, ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें से ही आप कुछ कुछ पॉइंट्स को उठा के या मोस्टली सारे पॉइंट्स को भी आप चाहे एज इट इज एडवांटेजेस में डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन, मल्टीटास्किंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग क्या होता है? आप एक टाइम में चाहे तो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, सेम टाइम आप गेम खेल सकते हैं, आप चाहे तो अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं, आप इंटरनेट में कुछ सर्फिंग कर सकते हैं। 3 से 4 या 100 काम को भी आप एक साथ कर सकते हैं अगर आप कैपेबल है करने को तो। इसलिए मल्टीटास्किंग पॉसिबल है हमारा कंप्यूटर के अंदर। डेटा एनालिसिस, बहुत सारे बड़े बड़े डेटा को हम लोग उसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसके उसके कुछ मीनिंगफुल उससे इंसाइट्स निकालते हैं, समझे। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा? आप किसी से ईमेल में बात कर रहे हैं, किसी से आप व्हाट्सएप में वीडियो चैट कर रहे हैं, या गूगल मीट के थ्रू मीटिंग्स कर रहे हैं, इस समय हम लोग कंप्यूटर हेल्प करता है। कॉस्ट सेविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ये कभी आप लोग मत भूलिएगा। कॉस्ट सेविंग कंप्यूटर को बनाने का सेकंड मोटिव ही था कि कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग मतलब क्या? जो 100 आदमी रख के हम काम करवाता हूँ, 100 आदमी का सैलरी मेरे को ना देना पड़े, और एक कंप्यूटर डिवाइस मेरा 100 आदमी का काम नहीं करते, जिससे कि मेरा बचत होगा। तो ऑब्वियस बात है कंपनीज का उससे बहुत सारा कॉस्ट बचेगा। एजुकेशन एंड लर्निंग, लर्निंग ऑलरेडी इसके मैं बता चुके हैं, लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है,
फर्दर मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। कंप्यूटर, अगर कोई भी चीज का दुनिया में एडवांटेज है तो उसका एक ना एक डिसएडवांटेज होता ही है, तो ऐसे कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल साइबर फ्रॉड हो गया, डेटा आपका चोरी हो गया, आपके साथ साइबर क्राइम हो गया। एंड सेकेंड चीज हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो टेक्नोलॉजी के आने के कारण हम लोगों के साथ हो रहा है, भले स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। आपके, अगर आप लॉन्ग टाइम तक उस पर काम कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, उससे आपका आई स्ट्रेन होगा, आपका पोस्चर बिगड़ेगा, आपको हेडेक होगा, आपका पेशेंस लेवल कम होगा। इसलिए ज़्यादा देर तक हमको कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप उसके सामने नहीं बैठना चाहिए। एक बीच बीच में 15 मिनट्स के बाद या 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्प्रेड नहीं करता है, ये एक इंसान ही है जो कंप्यूटर का यूज करके एज अ टूल मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। थर्ड, आपका इससे बहुत सारे ई वेस्ट जनरेट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो कि अच्छा नहीं है। बहुत सारे पार्ट कंप्यूटर के डिकम्पोज नहीं होते हैं। जॉब लॉसेस ऑब्वियस सा बात है, जो रिपीटेटिव टास्क थे या जो मैनुअल टास्क थे वो सब यहाँ पे जा चुके हैं कंप्यूटर के आने के बाद, तो इससे जॉब लॉस हुआ, ऑब्वियस सा बात है। प्राइवेसी, आपका अगर डेटा चोरी हो गया, आपके कुछ पर्सनल फोटोज या वीडियोस चोरी हो गए, तो आपका इससे प्राइवेसी को हार्म होगा, आपका कुछ पर्सनल चीज पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब सर क्या हो गया? अब आप अगर मान लीजिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेली अकाउंटिंग सम्स को सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, तो आपका दिमाग को ना, एक ब्रेन को एक ऐसा हैबिट हो जाएगा कि अब मेरे पास अगर 2+2 भी आ रहा है, उसके लिए भी आपका हाथ बोलेगा मेरा कैलकुलेटर का है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। आप कोई भी एक टेक्निकल टूल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वैसे ही काम है कंप्यूटर का। अगर आपका यहाँ पे कंप्यूटर में फाइल्स 10 मिनट में एडिट हो रहा है, तो आप उसको मैनुअली बैठ के हाथ से नहीं लिखेंगे, यही होता है डिपेंडेंसी, आपको लिखने का मन ही नहीं करेगा। एंड देन आपका आता है वायरस एंड मालवेयर्स। ऑब्वियस बात है, वही साइबर क्राइम एंड वही सेम चीज वायरस एंड मालवेयर्स। अगर आपका सिस्टम में वायरस एंड मालवेयर्स हो गया, तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड पावर डिपेंडेंसी। कोई भी दुनिया का टेक्निकल जो भी चीज़ होता है, सबको चलने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तभी, भले वो एआई हो चाहे वो कंप्यूटर हो, सब चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो पावर के ऊपर, पावर है तभी कंप्यूटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी की तरफ, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, ऊपर ऑलरेडी हम आपको बता दिए थे कि कंप्यूटर के रैम, रोम एंड आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये 3 मेमोरी को हम लोग ऊपर बात किए थे। बट ये 3 मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सर क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है आपका रैम एंड रोम। रैम क्या हो गया सर? रैम बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, ये कुछ पल के लिए बस आपका फाइल्स को स्टोर कर रखता है। जब तक आपका प्रोग्राम ओपन है तब तक आपका फाइल स्टोर रहेगा, आपका सिस्टम बंद हुआ वो आपके सारे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कि रैम बहुत वोलेटाइल होता है। एंड सेकेंड इज रोम। रोम बहुत नॉन वोलेटाइल होता है, ये कुछ भी कोई भी चीज को ये सेव करता है तो उसको परमानेंटली सेव करता है, जिसको एक्सेस करना हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ सीपीयू एक्सेस कर सकता है, ओनली सीपीयू उसको फेच कर सकता है उस फाइल्स को, ठीक है। इसलिए हम रोम को बोलते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है। एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपका हो गया हार्ड डिस्क, एसएसडी और सीडी, जो भी आपका आता है ये सब आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। ये भी नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी आपका डेटा को बिना पावर का भी सेव करके रखता है। आपका सिस्टम बंद हो जाए तो भी आपका डेटा आपका हार्ड डिस्क या आपके एसएसडी में सेव रहेगा, ठीक है। इसका आपका टाइप क्या हो गया? टेम्पोररी वर्किंग डाटा एंड एसेंशियल प्रोग्राम्स। ये टेम्पोररी रैम आपको टेम्पोररी फाइल्स को सेव करेगा, डोम आपका परमानेंटली फाइल्स को सेव करेगा, और ये बस आपका बूटिंग के लिए यूज होता है या आपका लाइसेंस को फेच करने के लिए डोम का फाइल्स यूज होता है, ठीक है। एंड रैम का तो पता ही, जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आपका फाइल्स, आपका जो खुला हुआ है उसका एक टेम्पोररी फाइल्स का कुछ टेम्पोररी फाइल्स वहाँ पे सेव रहता है। और स्पीड की बात करें तो रैम और रोम मेजरली बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर लोड बहुत कम होता है, इसका कुछ ही काम रहता है। तो जितना अच्छा आपका रैम रहेगा तो आप उतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एंड रोम का तो आपको कुछ काम ही नहीं है, रोम का तो सिंपल सा काम है कि आपको सिर्फ बूट करना और लाइसेंसेस को सेव करके रखना, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी आजकल बहुत फास्ट होते हैं, बहुत हाई स्पीड सेकेंडरी मेमोरीज भी आजकल आ चुके हैं मार्केट में। कैपेसिटी बोले तो ऑलरेडी जैसे बता चुके हैं कि कुछ ही जीबीज के होते हैं प्राइमरी मेमोरी, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी वो टीबीज तक हो सकते हैं, वो 2000 टीबीज का भी आ सकता है। जो ये डेटा सेंटर्स है वहाँ पे कितने कितने टीबीज के सेकेंडरी मेमोरी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्लाउड स्टोरेज की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आप जानते हैं, रैम डम हो गया, एंड वहाँ पे आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सीडी डीवीडी हो गया। रैम रोम का डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। रैम को हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज करते हैं। रोम को एक्सेस करना इजी नहीं होता, उसको हम लोग इजीली डिलीट नहीं कर सकते। रैम आपका टेम्पोररी सेव करेगा, रोम आपका परमानेंटली सेव करेगा। क्या क्या सेव करेगा सर? फर्मवेयर
फर्मवेयर का इन्फॉर्मेशन, बायोस का इन्फॉर्मेशन, कुछ लाइसेंस या कीज आपने परचेस किया है जो वन टाइम यूज है उसका लाइसेंस यूज करके रखेगा, उसको सेव करके रखता है। इसके लिए आपका रोम काम आता है, ठीक है। इसे ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नए टॉपिक की तरफ, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपका कंप्यूटर है इसका डिस्प्ले, ठीक है, इस डिस्प्ले में जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, यहाँ पे मेन्यू बार, यहाँ पे सर्च बार, यहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत सारे, यहाँ पे फोल्डर्स, ये सारे हमको जो दिख रहा है ये पॉसिबल तभी है क्योंकि हमारे सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो एक इंटरफेस हमको जनरेट करके दे रहा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, अपने माउस को यूज करके उस पर क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या टास्क होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना, क्लोज करना। इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग, हमने कीबोर्ड से क्या इनपुट दिया आपको दिख रहा है वहाँ पे हम क्या टाइप कर रहे हैं, यदि ए टाइप के वहाँ कीबोर्ड डिस्प्ले में आपको आएगा ए बी ऐसे करके आपको इनपुट आएगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट हैंडलिंग को ये हेल्प करता है। फाइल मैनेजमेंट, हमारे जो फाइल्स है उसका कुछ एक पाथ होता है, C/// पब्लिक स्लैश यूजर स्लैश, ऐसे आप कितना खोजेंगे, कैसे खोजेंगे कि आपका फाइल एग्जैक्टली कौन से पाथ पे सेव्ड है। इसलिए यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है क्योंकि ये आपको फोल्डर्स क्रिएट करके देता है। ये फोल्डर में क्लिक किए इसके अंदर चल गए, ये फोल्डर में क्लिक किया इसके अंदर चल गए, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कोई भी फाइल्स को एक्सेस करना। मतलब अगर वही आप कमांड लाइन का यूज करते तो ये आपको पाथ खोजना पड़ता कौन सा पाथ में है, तो ये हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खोजना उस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड इज नेक्स्ट आपको आता है एरर हैंडलिंग। कुछ आपको एरर दिख रहा है, दिस प्रोग्राम इज नॉट रीचेबल और 404 एरर, ये आपको दिख रहा है तभी आपको पता कि 404 एरर आ रहा है या 502 एरर आ रहा है या 48 एरर आ रहा है, ये आपको दिख रहा है तब जाकर समझ में आ रहा है कि एरर मेरे को डिस्प्ले में दिख रहा है, ये एरर हो रहा है, तो अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे समझेंगे अब मेरा सिस्टम में प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो क्या एरर आ रहा है, आपको खोजना बहुत दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन, कौन सा प्रोग्राम कितना स्टोरेज यूज करेगा, कितना रैम यूज करेगा, ये सब आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी करके सॉफ्टवेयर आता है और भी बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं जो आपको आपके फाइल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ना कुछ कुछ अलग अलग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। एक तो मोस्ट फेमस विंडोज, ठीक है। सेकेंड जो स्पेशली कोडर्स के बीच में बहुत फेमस है, लिनक्स। ये बहुत ही मज़ेदार, विंडोज से भी मज़ेदार ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको एक अलग लेवल का यहाँ पे मज़ा मिलेगा, एक अलग लेवल का इसका GUI है, ठीक है। नेक्स्ट मैक ओएस, ये भी आज का बहुत ट्रेंडिंग में है मैक ओएस क्योंकि ये भी बहुत लैग फ्री है एंड बहुत फास्ट काम करता है। ये भी लिनक्स बेस्ड है, इसको कस्टमाइज किया गया है लिनक्स से उठा के, ठीक है, मैक ओएस को भी। नेक्स्ट एंड्रॉइड स्पेसिफिकली आप बोलेंगे तो ये स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका कुछ लिमिटेड चीज़ों में ये सपोर्ट करता है। ये आपका स्मार्ट वॉच हो गया, इसमें ये सिर्फ सपोर्ट करेगा। एंड iOS भी लिमिटेड आपका ओनली एंड ओनली एप्पल स्मार्टफोन्स के लिए ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ लिमिटेशंस हो गया इसका। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं एग्जाम में कि क्या क्या आपके कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑलरेडी बात कर लिए। एंड्रॉइड, iOS, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम अब नहीं आता, पहले आता था और भी बहुत सारे आते थे। ब्लैकबेरी OS आते थे, नोकिया का एक OS आता था, बहुत सारे OS था, वो सब मार्केट में नहीं रहे। अब खाली 2 OS मार्केट में चलता है, एंड्रॉइड एंड iOS। एंड्रॉइड के बेसिस पे जितने भी चाइनीज कंपनीज है उन्होंने खुद का कस्टम OS डेवलप किया है, भले वो सैमसंग का One UI हो या Xiaomi का MI UI हो या Xiaomi का खुद का Xiaomi UI हो, Realme UI हो, ये सब इसके एंड्रॉइड के बेसिस पे कस्टमाइज करके खुद का एक UI डेवलप किया गया है। सबका फादर कौन है? सबका फादर इज एंड्रॉइड। सब कुछ एंड्रॉइड के कारण ही पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम रहता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स, जो सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में बात की थी, जो सॉफ्टवेयर का कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर उसमें पेड होते हैं जिसके हम लोग को चार्ज देना पड़ता है। जैसे MS ऑफिस हो या आपका एडोबी का कुछ भी सॉफ्टवेयर उठा लो आप, या वीडियो एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर उठा लो, ये सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। इस सब के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, फ्री टू यूज, आप उसको आराम से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, यूज करिए। जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया या फिर आपका लिब्रे डॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, एज हो गया, ये सब फ्री सॉफ्टवेयर है। इजिली आप इसको डाउनलोड करिए, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ कुछ कि आप कितना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्या हो गया ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन
कंप्लीट कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। अब आप उस कोड को डाउनलोड करिए, अपने हिसाब से उसको एडिट करिए, जो चाहे करिए, और उसके हिसाब से खुद का प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एंड्रॉयड का बात किया था, एंड्रॉयड का खुद का जो ये ओपन सोर्स है, इसके सारे फाइल्स सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली पब्लिकली अवेलेबल है, तभी जाके चाइनीज कंपनी ने खुद का एक कस्टम डोम डेवलप कर लिया, ठीक है। ऐसे ही लिनक्स का सारे डॉक्यूमेंटेशन ओपनली अवेलेबल है। लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रोस बन चुके हैं, जैसे उबुंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रोस बन रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लिनक्स का डिस्ट्रोस भी बन रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये बताना मेरे को लगता नहीं है जरूरी है। आज के टाइम में सबको पता है कि हम लोग कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, भले वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपका बैंक्स हो, कम्युनिकेशन हो, मेडिसिन का आप पढ़ाई कर रहे हो, बुक पब्लिशिंग करना हो, गेम्स खेलना हो, पर्सनल कुछ काम हो, अकाउंटिंग का काम हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, या बिजनेस का कुछ काम हो, हर जगह हम लोग का इस कंप्यूटर का जरूरत है, ठीक है। आपका इस चैप्टर का आपको इन डिटेल नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन डिटेल इस चैप्टर का पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस आपके नोट्स में भी ऐड कर दिए हैं, जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, उसके रिगार्डिंग ही इन डिटेल यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएगा डिफरेंसेस। आप डिफरेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, डिफरेंसेस को पूछा जाता है एग्जाम में। एंड सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, इसको पढ़ लीजिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। रैम रोम का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी रैम रोम का डिफरेंस, एंड सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी क्या डिफरेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।